फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में एपिसोड नंबर आदित्य अभी भी 168। वजीर को देख रहा था जो थोड़ा निराश दिख रहा था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे पर वो आदित्य से एक भी नहीं पूछ सकता था और ना ही उन पलों को याद करना चाहता था। रजिया के जाने के बाद से वो बस बख्शी फैमिली को अपना परिवार मानने लगा था और जब भी उनकी मदद करने की बात आई तब वो पीछे नहीं हटा था। पर उसे इसी बात का दुख था कि हमेशा सुशील उसे अपने भाई जैसा मानता था और फिर उसने उसके साथ ही खिलवाड़ किया। लेकिन जो भी हुआ उसके बाद अब उसे गुस्सा आने लगा और तब उसने आदित्य से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि इसके बारे में बख्शी सर को पता होगा? वजीर का सवाल सुनकर आदित्य 2 सेकंड कुछ सोचने लगा और फिर उसने कहा, वजीर, जहां तक मैं बख्शी सर को आज तक समझ पाया उसके हिसाब से उन्हें सुशील की सारी करतूतों के बारे में पता होता है। वो उनका बहुत लाडला है, इसलिए शायद वो हर चीज पर मिट्टी डालकर उसे दबाने की कोशिश करते हैं। मैं कंफर्म कह सकता हूं कि उन्हें इस बारे में भी पता होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुझे नहीं बताया। वजीर ने धीरे से कहा और उसकी आंखें नीचे की तरफ हो गईं। तब आदित्य ने उसकी तरफ देखा और उसे समझ आ गया कि उसे बहुत दुख महसूस हो रहा है, क्योंकि उसे अब समझ आ गया है कि असली गद्दारी उसके साथ किसने की थी। तब आदित्य ने पूछा, वजीर, अब जो हो गया है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है क्या तुम उसमें मेरा साथ दोगे? आदित्य के शब्द सुनकर वजीर ने अपनी नजरें ऊपर करके उसकी तरफ देखा और फिर पूछा, हाँ, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन करना क्या होगा? वजीर, दरअसल बात ऐसी है कि आज सुबह ही मैंने एक नई डील के लिए एग्री किया है। उस डील के हिसाब से मुझे 2 दिन बाद बख्शी मिला के अंदर करीब 20 फाइट्स लड़नी पड़ेंगी और जब तक मैं उन सारी फाइट्स को जीत नहीं जाता तब तक वो मेरे दोस्त अमित को नहीं छोड़ेंगे। तुम पागल तो नहीं हो आदित्य? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? बख्शी विला के अंदर खड़े रहकर फाइट्स करना ये कोई आम बात नहीं है। वो अगर किन्हीं 20 लोगों को तुम्हारे सामने लेकर आएंगे तो वो बहुत ही ट्रेंड होंगे। तुम इस बात को भी समझते हो ना कि अगर तुम किसी एक से भी हारे तो तुम शायद मर भी सकते हो? वजीर ने अपनी आवाज थोड़ी सी ऊंची करते हुए कहा। तब आदित्य ने अपनी नजरें झुका ली और उसने फिर धीरे से कहा, मैं अच्छे से समझता हूं वजीर कि मैं क्या करने जा रहा हूं और बख्शी मिला में किस तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन तुम खुद इस बात को सोचो कि मैंने आज ही उन दोनों में से एक को हमेशा के लिए खो दिया है। उन चारों ने मिलकर उसके साथ बहुत बार जबरदस्ती की और उसे इस कंडीशन में भी नहीं छोड़ा कि वो अपनी जिंदगी आगे जी पाए। वो मेरी उम्र की थी और मरना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी, पर जो हो गया सो हो गया। अब मैं अपने दोस्त को नहीं मरने दे सकता हूं, इसलिए मुझे इस फाइट में पार्टिसिपेट करके जीतना ही होगा। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? दरअसल जब फाइट होगी तो वहां पर बहुत सारे लोग सट्टा लगाएंगे। लोग हर फाइट पर और लड़ने वाले पर पैसा लगाएंगे। मैं शुरुआती फाइट्स का बता सकता हूं कि कोई भी मुझ पर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। तब तक के लिए मुझे चाहिए कि तुम मुझ पर पैसे लगाओ। अगर उनका कुछ भी लॉस हुआ तो वो फिर मेरे या फिर मृणाली के शरीर के पार्ट्स बेचकर पैसे को रिकवर करेंगे। एक बार के लिए मैं अपने शरीर को पूरा बेच भी दूंगा, लेकिन मैं उन्हें मृणाली को हाथ तक नहीं लगाने दे सकता। इसलिए तुम प्लीज मेरी मदद करो। जो भी पैसा आएगा हम इसे बाद में अपने शेयर्स के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। आदित्य की बात सुनकर वजीर 2 मिनट चुप रहा। उसे फिर से रजिया की याद आने लगी। वो आदित्य के बारे में भले ही हर बात को लेकर गलत हो, लेकिन इस बात से वो हमेशा कंफर्म रहता है कि आदित्य मृणाली को बहुत प्यार करता है। वो उसके लिए इतना डेडिकेटेड है कि उस पर कुछ भी चोट नहीं आने दे सकता। इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसकी मदद करेगा और उसने उससे पूछा, हमें कितने पैसे की जरूरत होगी? यही करीब 10-15 करोड़। आदित्य ने वजीर की तरफ देखकर बहुत ही आसानी से इस बात को कह दिया, लेकिन अमाउंट सुनते ही वजीर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने बहुत हैरान होकर कहा, 10-15 करोड़ तो बहुत ज्यादा है आदित्य। इतने पैसे तो शायद मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे। क्या तुम श्योर हो कि हमें इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी? हाँ वजीर, मुझे पता है कि हमें इतने पैसों की जरूरत पड़ ही जाएगी, क्योंकि जो भी फाइट्स होंगी वो इलीगल बैटिंग के साथ होंगी और उस पर डार्क वेब से भी लोग पैसा लगाएंगे जो डिजिटल करेंसी में होगा। अब इसके आगे तुम समझ सकते हो कि किस करेंसी की वैल्यू कितनी ज्यादा होती है और किस तरीके से हमारे हाथ से चीजें जा सकती हैं।
आदित्य की इस बात को सुनकर वजीर को समझ आ गया कि वो मजाक नहीं कर रहा है और सीरियसली उन्हें इतने पैसों की जरूरत तो पड़ ही जाएगी। वो अपने मन में कुछ सोचने लगा और आदित्य बस उसे सोचता हुआ देखकर यही होप कर रहा था कि वो जो भी रिप्लाई दे वो पॉजिटिव ही हो। उसके बाद वजीर ने उससे कहा, आदित्य इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हम किसी से मदद मांग सकते हैं। हमारी मदद कौन करेगा वजीर? 2 दिन में कोई बैंक भी इतना लोन नहीं देगी और मैं किसी ऐसे आदमी को भी नहीं जानता हूं जो इतने सारे पैसे मुझे एक साथ दे दे। गिरवी रखने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। तो क्या तुम्हारी नजर में कोई है? हाँ, सिर्फ एक आदमी है जो हमें पैसा जल्दी दे सकता है, लेकिन आज ही हमें उससे बात करके उसे कन्विंस करना पड़ेगा। वो कौन है वजीर? जुबेर चचा जान। सिर्फ वही है जो इतने सारे पैसों की हेल्प कर सकते हैं और अगर कुछ लॉस हुआ तो उसे कवर भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि कल मीटिंग में जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो शायद ही हमारी मदद करे। वजीर ने कहा। फिर आदित्य के चेहरे पर उदासी आ गई, क्योंकि उसे पता था कि जुबेर और बख्शी सर की बहुत ही अच्छी दोस्ती है और जिस तरीके की बातें कल मीटिंग में हुई तब वो शायद ही उसकी मदद करे। लेकिन उसे यह भी पता था कि जुबेर के अलावा कोई भी उसकी मदद करने के लिए ना तो तैयार होगा और इतने पैसे अरेंज करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। यही बात सोचकर उसने वजीर से कहा, लेकिन हमें ट्राई करके तो देखना ही होगा ना वजीर। मुझे पता है कि वो मेरी मदद नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने ट्राई नहीं किया तो शायद हमें कभी पता ही नहीं चल पाएगा। एक बार अगर तुम कोशिश कर सको तो उन्हें रजिया वाली बात जरूर बताना। क्या पता उनका भी तुम्हारी तरह मन बदल जाए और फिर वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है आदित्य, हम ट्राई जरूर कर लेंगे। अगर तुम्हें सही लगे तो क्या हम अभी चलें? हाँ चलो, तुम यहीं रुको, मैं कार की चाबी लेकर आता हूं, वजीर ने कहा। फिर वो पलटकर घर के अंदर गया और वहां से चाबी लेकर जब वो वापस आ रहा था तो उसने देखा कि आदित्य यूं ही टहलते हुए आसमान की तरफ देख रहा है जो पूरा काला हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य आसमान को देखकर क्या सोच रहा है, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही क्यूरियोसिटी और उदासी उसे दिख रही थी। उसे समझ आ रहा था कि आदित्य कह तो नहीं रहा है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो शायद वो भी उसे बताने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो वजीर ने आदित्य को टोका, जिसकी वजह से उसका ध्यान टूट गया। उसने फिर वजीर की तरफ देखा और दोनों कार में जाकर बैठ गए। आदित्य को याद आया कि जब उसने अपनी इस नई जिंदगी की शुरुआत की थी तो वो उसी के साथ ही अपने घर गया था, लेकिन आज वो वापस उसकी कार में बैठा है। पर अब वो बात नहीं जो उस दिन थी। अब उसमें किसी से मिलने का भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही जिंदगी को जीने का कोई जोश बचा है। वो खिड़की के बाहर काले आसमान की तरफ देखकर बस यही सोच रहा था कि आखिरकार उसकी जिंदगी में चीजें बिगड़ना क्यों शुरू हो गई। वो तो नई जिंदगी में सारी चीजों और सारे रिश्तों को ठीक करने आया था, पर चीजें कब जाने उसके हाथ से निकल गईं, वो समझ ही नहीं पाया। उसके मन में सवाल आया कि क्या कभी वो उन्हें संभाल पाएगा, लेकिन उसके लिए ये सोच बहुत दर्द देने वाली थी। जहां वो आ चुका था वहां उसने कभी पहुंचने का सोचा भी नहीं था और ज्यादातर चीजों को उसी तरीके से होने दे रहा था जैसे उसके मन में एक बेसिक इंस्टिंक्ट थी, पर वो कभी भी उन्हें सही नहीं कर पाया था। यही बातें सोचकर जब वो थोड़ा सा उदास हुआ तो उसने काले आसमान से अपनी नजरें हटा दी और वो वजीर की तरफ देखने लगा, जो बहुत ही सिंपल ऐसे गाड़ी चला रहा था। लग रहा था जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसे देखकर आदित्य को लगा कि अभी अभी उसने उसे उसकी जिंदगी का सबसे डार्केस्ट सीक्रेट बताया था, पर फिर भी वजीर चीजों को बहुत ही आसानी से टैकल कर रहा था और बस आदित्य की मदद करने पर ही फोकस कर रहा था। इसलिए उसे भी लगा कि उसे पुरानी बातों को छोड़कर अपने ऊपर ही फोकस करना चाहिए और अपने आगे के एक्शन को सुधारना चाहिए। उसने ये सोचा और वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगा। जुबेर का घर थोड़ा दूर था, इसकी वजह से ही आदित्य ने वजीर से बात करना शुरू की और फिर उसे बताया कि किस तरह सुशील और अनुराग ने पहले उसे खाली फैक्ट्री की जगह पर बुलाया और फिर ट्विंकल को दिखाकर ब्लैकमेल किया। उसके बाद उन्होंने डाइवोर्स पेपर्स पर उसके साइन ले लिए, जिनकी टर्म्स और कंडीशन बहुत अलग थी। फिर जब वो हॉस्पिटल गया तो ट्विंकल वहां मर गई और इस बात को सुनकर वजीर को बहुत दुख हुआ। तब आगे आदित्य ने उसे बताया कि जब वो वापस से पक्षी विला में घुसा तब उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया
और फिर वजीर इस बात पर हैरान हो गया, लेकिन उसने पूछा नहीं कि आदित्य ने ऐसा कैसे किया। तब आदित्य ने फिर उसे अपने घर के जलने के बारे में और सुशील के फोन आने के बारे में बताया। ये सब सुनकर वजीर को बहुत गुस्सा आया और उसने उससे कहा कि अब जब तक सारी चीजें सही नहीं हो जाती तब तक आदित्य उसके साथ रह सकता है। आदित्य इस बात को सोचकर थोड़ा खुश हुआ और उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ कि आखिरकार उसने वजीर के साथ तो एटलीस्ट अपनी बातें संभाल ली हैं और वो दोनों फिर से नॉर्मल हो गए हैं। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद वो दोनों जब जुबेर के घर के बाहर पहुंचे तब वजीर ने गाड़ी को पार्क किया और जब आदित्य उसमें से उतरा तो उसे समझ आ गया कि अब एक और रिश्ता उसे संभालना है। उसने सोचा कि अगर ये संभल गया तो शायद उसके लिए थोड़ी सी चीज मुमकिन हो पाएगी। यही बात सोचकर दोनों घर की तरफ जाने लगे। थैंक्स फॉर योर